स्टूडेंट्स, आपने मॉल या किसी भी शॉप को जरूर विजिट किया होगा। उसमें आप क्या देखते हो कि जो भी अलग अलग तरह के आर्टिकल्स हैं, सामान है, उनको पर्टिकुलर इस तरह रैक्स में अलग अलग रख दिया जाता है। यानी अगर आप बात करें, चिप्स अलग रखे हुए हैं, बिस्किट्स के लिए अलग रखी हुई हैं, जो हमारी पल्सेस होती हैं वो अलग हैं। इस तरह जो भी आर्टिकल्स हैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस, उनके अकॉर्डिंग जो है उनको इस तरह से अरेंज कर दिया जाता है। या आप मॉल की बात करें या आप सिंपल हमारी जो शॉप्स होती हैं उनकी बात करें तो उनमें भी इस तरह से, जैसे लाइक अगर हम यहाँ देखें, ये सॉसेस एक तरफ रखे हुए हैं, ऑयल्स हैं वो एक तरफ हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी हमारी मटेरियल्स हैं शॉप्स में उनको अरेंजमेंट कर दिया जाता है। अब इसके अलावा आप सोच के देखिए कि अगर ये सारा सामान इस तरह से अरेंज ना होके एक जगह पे इकट्ठा पड़ा हुआ है, ठीक है, इकट्ठा गिरा हुआ है, और उसमें से आपको कोई चीज एक ढूंढनी पड़ जाती है, तो आई थिंक वो बहुत ही हैक्टिक लगेगा आपको सोचने में ही कि इतने सारे सामान से एक चीज को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे उसको अलग करोगे। कुछ इसी तरह का ही प्रॉब्लम हमारे एलिमेंट्स के साथ भी है। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जो अब तक नोन हैं। उनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, उनकी केमिकल रिएक्शंस अलग हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो इतनी सारे एलिमेंट्स की जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं उनको अलग अलग से याद करना भी पॉसिबल नहीं है और उनको एक ढेर में से छांटना भी पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट देना ही इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो हमारे साइंटिस्ट ने भी क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनको एक अरेंजमेंट देने की कोशिश की उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। ओके, उनकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे उनको ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया, और यही सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और चैप्टर है चैप्टर 5 केमिस्ट्री, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये है हमारी पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स जो हम अभी मॉडर्न में यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या स्टार्टिंग में तो ये नहीं आई, तो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग व्यूज देकर एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। तो एलिमेंट्स की जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, हर एक एटम की, हर एक एलिमेंट की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करने के लिए एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाया गया, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम लेवोजियर डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू 2 मेन टाइप्स एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। पहले देखिए, जब स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई उस टाइम पे बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं थे। उस टाइम पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को ऐसे अलग से कैटेगराइज करने का सबसे पहला काम जो किया था वो किसने किया था? लेवोजियर ने। जो एलिमेंट्स डिस्कवर थे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, वन इज मेटल एंड सेकेंड इज नॉन मेटल। तो सबसे पहले जो अपने विचार प्रकट किए थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स थे, वो थे डोबेराइनर ट्रायड्स, ठीक है। डोबेराइनर ने कोशिश की थी कि जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं, उस टाइम पे ओनली 30+ जो है कुछ ही एलिमेंट्स नोन थे, तो उनको उसने एक अरेंजमेंट देने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रुप्स बनाए 3-3 के, सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिनको क्या बोला गया? ट्रायड्स बोला गया। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि जो ग्रुप्स बनाए गए थे उनमें जो भी एलिमेंट रखे गए थे, 3 एलिमेंट जो रखे गए ट्रायड के अंदर, उनको रखा गया था उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेस पे। और ये जो रखे गए थे वो रखे गए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर एटॉमिक मास। और ये एटॉमिक मास कैसे निकलना था? तो देखिए, हम इस तरह के ट्रायड्स जो है एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रायड जो डोबेराइनर ने दिया वो था लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का, ठीक है। तो ये किसके बेस पे थे? एटॉमिक मास के बेस पे। लिथियम का एटॉमिक मास इज 7 एंड पोटाशियम का कितना है? 39। तो डोबेराइनर ने क्या कहा कि जो भी एटॉमिक मास थर्ड एलिमेंट का होगा, बीच वाले का जो होगा, वो अरिथमेटिक मीन होगा फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का। यानी 7 + 39/2, जो इसका आंसर आया 23, वो क्या होगा? एटॉमिक मास किसका होगा? सोडियम का होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रायड था। सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो इसमें भी सेम कि 40 + 137, दैट आंसर विल बी 88.5 अप्रोक्सीमेट। सो एटॉमिक मास कितना दिया गया स्ट्रोंशियम को? दैट विल बी 87.6। कुछ इस तरह का जो है इसके बारे में बताया गया। तो ये सबसे पहली अटेम्प्ट थी कि किस तरह से एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। थर्ड, अगर हम ट्रायड की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें भी आप देख सकते हो इस तरह से एक्चुअल मास जो है वो रखा गया ब्रोमीन का 80,
लेकिन इसकी कुछ जो है लिमिटेशंस थी। अब उसने स्टार्टिंग तो कर दी, ये बहुत ही डोबेराइनर के लिए अच्छी बात थी कि कम से कम एक आइडिया उन्होंने दिया कि किस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और ये क्लासिफिकेशन हम जो है एलिमेंट्स की उनको ट्राइड्स में बांट के कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी कि जो भी आंसर इसका अर्थमेटिक मीन से एग्जैक्ट आ रहा था, लाइक अगर हम इसी की बात करें ब्रोमीन की, कि इसका जो आंसर आ रहा है वो है 81.5, लेकिन एटॉमिक मास जो दिया गया एक्चुअल एटॉमिक मास वो क्या है 80। तो इसमें ये प्रॉब्लम थी कि रिजल्ट जो है वो प्रॉपर 100% हम ठीक नहीं कह सकते थे। और इसके अंदर मेन क्या था कि उन्होंने जो ट्राइड में बांटने की कोशिश करी उसमें केवल 3 ही ट्राइड बने, 3 से ज्यादा ट्राइड जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाए, तो केवल 9 एलिमेंट जो है ट्राइड फॉर्म में मिले। उसके बाद क्या है, तो यानी यहाँ से जो डोबेराइनर की एक जो अप्रोच थी वो यहाँ पर फेलियर नजर आने लगी एक। सो उसके बाद जो नेक्स्ट आए वो थे न्यूलैंड। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो न्यूलैंड ने इन 1866 में ये क्लासिफिकेशन दी थी। उन्होंने जब ये क्लासिफिकेशन दी उस टाइम पे टोटल 56 एलिमेंट्स वो जो है नोन थे। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एलिमेंट्स को एक उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने रखना शुरू किया। ठीक है, अगर आप इसकी टेबल देखोगे तो ये देखिए क्या किया उन्होंने, लाइक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को उन्होंने एक ग्रुप में रखा, उसके बाद दूसरा लिथियम उन्होंने दूसरे ग्रुप में रखा, तीसरा बेरिलियम रखा, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से ग्रुप्स में रखना शुरू कर दिया। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ कि इस तरह से जब वो रख रहे थे तो 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद ऑक्सीजन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट उनको मिला, उनको उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो जो फर्स्ट वाला था लाइक हाइड्रोजन, इससे जो है काफी कुछ मिलती थी। तो उन्होंने क्या किया, जो 8वां एलिमेंट था उसको फर्स्ट वाले के नीचे रख दिया। इसी बेस पे उन्होंने क्या बताया कि जिस तरह से हमारे संगीत के सुर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो यानी सा के बाद 8वें नंबर पे फिर से सा आता है, इसी तरह जो भी एलिमेंट थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास उनकी जो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी उन्होंने उनको उसके नीचे ही रख दिया। जैसे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इसकी प्रॉपर्टी काफी मिलती हैं। फिर उसके बाद फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट 7 के बाद फिर से जो 8वां एलिमेंट आया वो क्लोरीन आया, और क्लोरीन को उन्होंने फ्लोरीन के नीचे रख दिया। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से उन्होंने पूरी अरेंजमेंट की, लेकिन यहाँ पर भी काफी प्रॉब्लम जो है देखने को मिली। एक तो उस टाइम पे एलिमेंट्स जो है वो पूरे नोन नहीं थे, तो इसका मतलब क्या था कि जो एलिमेंट बाद में डिस्कवर होने हैं, जो अभी हो रहे हैं, साइंटिस्ट जो कोशिश कर रहे हैं, वो एलिमेंट जो है कहाँ रखे जाएंगे, इसके लिए कोई जो है इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी। दूसरा, अभी इसमें देखिए नोबल गैसेस जो हैं उनके लिए तो कोई स्पेस है ही नहीं। अगर कल को नोबल गैसेस अगर डिस्कवर होती हैं उस टाइम जब न्यूलैंड ने ये लॉ दिया, तो ये एक्सप्लेनेशन ही नहीं थी कि उनको रखा कहाँ जाएगा, क्योंकि ना तो पीरियोडिक जो टेबल उन्होंने दी उसके अंदर कोई स्पेस था, ना ही उन्होंने उसके लिए अलग से कोई ग्रुप जो है दिया। तो ये भी उनकी एक लिमिटेशन आप कह सकते हो। तीसरा जो पॉइंट था इसमें कि देखिए 2-2 एलिमेंट्स को उन्होंने इकट्ठा रख दिया। 2-2 कैसे, लाइक कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है, या सीरियम और लैंथेनम, इस तरह से उन्होंने 2-2 को एक साथ रख दिया। ये भी जो है उनकी एक लिमिटेशन रही। और दूसरा पॉइंट क्या था कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज हैं, देखिए उन्होंने क्या कहा था कि जो एक ग्रुप में होंगे उनकी सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला। जब उन्होंने पूरी अरेंजमेंट की तो उसमें देखा कि जो कोबाल्ट और निकल हैं उनकी प्रॉपर्टी तो फ्लोरीन और क्लोरीन से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्शन था। इवन कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टी हैं वो किससे मिलती हैं, आयरन से, और आयरन को उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट रखा और कोबाल्ट और निकल को बिल्कुल डिफरेंट रखा। तो ये इनकी क्या थी, सारी लिमिटेशंस थी, जिसके कारण ये मॉडल भी क्या हो गया, उनका फेल हो गया, और वो भी सक्सेसफुल जो है इस रिजल्ट को नहीं बता पाया कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाए। उसके बाद थर्ड जो अप्रोच आई वो थी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल थी, क्योंकि यहीं से काफी कुछ जो है हम जो आजकल मॉडर्न टेबल यूज कर रहे हैं, काफी आइडिया यहीं से लिया गया था। ठीक है, तो ये जो टेबल है वो दिमित्री मेंडलीफ जो रशियन केमिस्ट थे उन्होंने दी 1869 में। ओके, जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल अपनी दी उस टाइम पर 63 एलिमेंट्स जो है वो नोन थे, यानी उन्होंने अरेंजमेंट कितने एलिमेंट्स की 63 एलिमेंट्स की। अगेन उनकी जो अप्रोच थी, उन्होंने जो ये पीरियोडिक
क्लासिफिकेशन दी वो किस बेस पे थी? दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी अब तक जितनी भी हमने पढ़ी हैं, चाहे वो डॉबराइनर की है या न्यूलैंड की है या हम मेंडलीफ की पढ़ रहे हैं, तीनों ने बेस क्या लिया उसका? एटॉमिक मास। ओके, अब उन्होंने क्या किया? एक्चुअली अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको। उन्होंने किया क्या इसको क्लासिफाई करने के लिए? उन्होंने ब्लैंक कार्ड लिए, ठीक है, ब्लैंक कार्ड लिए और ब्लैंक कार्ड पे जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन सब के जो है प्रॉपर्टीज लिख दी। प्रॉपर्टीज इन द सेंस लाइक एटॉमिक सिंबल लिख दिया, उसका एटॉमिक मास लिखा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी। तो ये सारी चीजें लिखने के बाद उन्होंने सारे जो एलिमेंट्स थे उनके जो कार्ड्स थे उनको अरेंज करना शुरू कर दिया। अब अरेंजमेंट उन्होंने कैसे करनी शुरू की? जो प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, उन्होंने उनको एक ग्रुप में डाल दिया। जैसे अब यहाँ टेबल से अगर इसको क्लियर करने की कोशिश करें तो देखिए, जैसे उन्होंने फर्स्ट ग्रुप लिया, फर्स्ट ग्रुप में उनको जो है हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम लगी तो उन्होंने इसको ऐसे डाल दिया एक ही ग्रुप में। फिर सोडियम की प्रॉपर्टी सेम लगी, पोटाशियम की लगी, ऐसे डालते चले गए। अब हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, ऐसे जो है उन्होंने अलग अलग, लाइक लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो उन्होंने लिथियम, बेरिलियम को लिथियम के साथ ना रखते हुए अलग से एक सेकंड ग्रुप बनाया और उसमें रख दिया। फिर बोरोन की बारी आई। बोरोन जो है, बोरोन की प्रॉपर्टी इसके साथ नहीं मिलती थी तो उन्होंने इसको थर्ड ग्रुप में रखा। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से जो भी एलिमेंट्स थे उनको ग्रुप्स में बांटते चले गए। फिर जब कैल्शियम यानी 40 तक पूरी अरेंजमेंट हो गई तो नेक्स्ट जो ग्रुप है ये आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है कि जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर बोरोन, एल्यूमिनियम से नहीं मिलती थी, लेकिन वो कहाँ मिल रही थी? यहाँ पर मिल रही थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पर कार्ड के लिए जगह छोड़ दी। उनका कहना ये था कि यहाँ पर फ्यूचर में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर डिस्कवर होगा और उसी डिस्कवर्ड एलिमेंट को बाद में यहाँ रखा जाएगा ताकि जो हमारी टेबल है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो उन्होंने क्या किया? यानी उन्होंने एम्प्टी बॉक्सेस छोड़े इन द टेबल फॉर द न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट। सो उन्होंने प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर हम मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट देखें तो अब देखिए मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप हैं? 8 ग्रुप हैं। ओके, ये क्या होते हैं? ये होते हैं ग्रुप्स, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप हैं और ये क्या है हमारे? ये हैं पीरियड्स, लाइक 1 2 3 4 5 6 जो है क्या है? टोटल पीरियड्स हैं। उन्होंने एक ग्रुप को प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही एक ग्रुप को ए और बी दो अलग अलग पार्ट में भी बांटा। लास्ट को जो ग्रुप है, लास्ट ग्रुप को उन्होंने नाम दिया ट्रांजिशन सीरीज का, जहां पर उन्होंने एक ही स्लॉट में कई जो है एलिमेंट को रखा, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो लास्ट जो हमारी न्यूलैंड लॉ था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, वहां पर कोबाल्ट और निकेल वो जो है फ्लोरीन के साथ रखे हुए थे और आयरन बिल्कुल अलग था। लेकिन यहाँ पर मेंडलीफ ने क्या किया? आयरन, कोबाल्ट, निकल उन सब की प्रॉपर्टी को सेम देखते हुए उन्होंने उसको 8th ग्रुप में रख दिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक बात और ध्यान से देखो तो इसमें दिखाई दे रहा है आपको इसका एटॉमिक मास कितना है? 55.85। इसका कितना है? 58.93, ठीक है। और 58.71 वो बिल्कुल ही लास्ट में है, यानी बिल्कुल ऑर्डर ही जो है ऑपोजिट हो गया, जिसके कारण ये इसकी एक बड़ी लिमिटेशन उभर कर आगे आई और ये भी पीरियोडिक टेबल जो है वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकी। दूसरा, इसके अंदर ये एक पॉजिटिव पॉइंट था कि इनके अंदर ब्लैंक स्पेसेस छोड़े गए ताकि फ्यूचर में जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स होंगे उनको बिना किसी डिस्टर्बिंग के यहाँ पर रख दिया जाए। नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट है कि ये जो पीरियोडिक टेबल थी दैट वाज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन सी? उनकी ऑक्साइड्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज, उनकी हाइड्राइड फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे? ऑक्साइड्स बनते हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो एलिमेंट्स है वो क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्राइड्स बनते हैं। तो कौन से ग्रुप में कैसे ऑक्साइड्स बनेंगे, कैसे हाइड्राइड्स बनेंगे, वो जो है मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल से क्लियर किया। इनको हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे पता लगाएंगे हम कि कौन से मेटल कौन से ऑक्साइड्स बनाएंगे, कौन से हाइड्राइड्स बनाएंगे। और ये पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है स्टूडेंट्स, और आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का भी ये क्वेश्चन है कि ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स जो है आपको लिखने होते हैं कि ये कौन से ऑक्साइड्स फॉर्म करेगी मेटल, या ये एलिमेंट कौन से हाइड्राइड फॉर्म करेगा। यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो। दैट हॉरिजॉन्टल रोज क्या है? पीरियड्स हैं एंड वर्टिकल कॉलम्स आर प्रेजेंट 1 to 8 and it will show regular gradation that is increase to decrease or from left to right.
तो यानी प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज भी हो सकती हैं, डिक्रीज भी हो सकती हैं। एंड द ग्रुप्स दैट आर बी सब डिवाइडेड इंटू ए एंड बी सब ग्रुप्स एंड ग्रुप 8 डोंट हैव एनी सब ग्रुप। यहाँ पर देखिए आप 8 जो ग्रुप है उसका कोई भी सब डिवाइडेड ग्रुप नहीं है। ऑल द एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। एक जो ग्रुप होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी, और उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसके अंदर भी एक रेगुलर ग्रेडेशन होगा जो भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में रखे हुए हैं। नेक्स्ट, अब हम अगर मैंडलीफ की मेरिट्स की बात करें कि मैंडलीफ की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो थी उसकी मेरिट्स क्या क्या थी, कि एक तो उनकी जो मेरिट थी, मेन पॉइंट क्या था कि पहले जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो अप्रोच दी गई उनमें एटॉमिक मास जो है वो कुछ एलिमेंट्स का गलत था। मैंडलीफ ने क्या किया, कुछ एटॉमिक मास को उन्होंने करेक्ट किया। अगर हम एग्जांपल लें तो लाइक बेरिलियम का एटॉमिक मास जो पहले चल रहा था वो था 14.9, लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च स्टडी और एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, उन सब के बेस को देखते हुए उन सब के बिहाफ पर एटॉमिक मास को करेक्ट किया और वो किया 9.1। ओके, तो ये उनकी जो है एक मेरिट थी। दूसरा, मैंडलीफ ने जो है प्रेडिक्शन की कि न्यू एलिमेंट्स भी फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, जिसके लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़े और वेकेंट स्पेस जो है उनके अंदर बाद में एलिमेंट रखे भी गए। तो फॉर एग्जाम्पल ही प्रपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सम अननोन एलिमेंट। अब देखिए इसमें टेबल में बात करें, मैंडलीफ ने क्या किया कि उन्होंने पहले ही जो स्पेस छोड़े थे उनका नाम दे दिया। जैसे बोरोन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसका नाम उन्होंने दिया इक्का बोरोन। इक्का का मतलब होता है नेक्स्ट, यानी इससे जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो ये होगा। उन्होंने वो जो है एक टेम्परेरी बेस पे नाम दिया इक्का बोरोन। ये यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा, एक्का एल्यूमिनियम। यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, एक्का सिलिकॉन। तो उन्होंने पहले ही फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स को पहले ही प्रेडिक्शन के हिसाब से उन्होंने उनको नाम दिया। ठीक है, तो यानी बाद में एलिमेंट डिस्कवर भी हुए और उनके नाम भी दिए गए। वो क्या थे, एका बोरोन को नाम दिया गया सेकेंडियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, और एका सिलिकॉन को क्या नाम दिया गया, उनको नाम दिया गया जर्मेनियम। आप न्यू जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बाद में बनाई गई उसको भी आप देख सकते हो, लाइक सेकेंडियम, गैलियम जो रखा गया और उसके बाद था जर्मेनियम। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स जो प्रॉपर्टी दी गई वो कैसे हम जो है ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, ऑक्साइड्स आर कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे। तो इसमें देखिए, अगर आप RO की बात करते हो, RO का मतलब कोई R क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, तो 12 में अगर आप देखोगे तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है 2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी होगी 2। तो यानी ये जो फॉर्मूले हैं ये आप 9th क्लास में अच्छे से जो है आपको बनाने आते हैं, आपने सीखे होंगे। तो मैग्नीशियम की 2 है और ऑक्सीजन की भी कितनी है 2। तो इस तरह से आप क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला बना सकते हो, यानी क्या फॉर्म होगा, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह कैल्शियम की अगर बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला हो जाएगा, जिंक का जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ये जो है फॉर्मूले दिए थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टेबल को देखो तो R2O का मतलब क्या है कि अगर हम सोडियम का एग्जांपल लें तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और 1 वैलेंसी है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2। तो कितने सोडियम की जरूरत होगी, 2 सोडियम की जरूरत होगी, जिसके कारण फॉर्मूला क्या बना R2O। अगर हम हाइड्राइड की बात करें तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है, तो फॉर्मूला क्या होगा RH, यानी NaH, सोडियम हाइड्राइड यहाँ से बन सकता है। ओके, तो इस तरह से, इसी तरह अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करें तो लाइक MgO, इसका क्या बनेगा MgO, और अगर हाइड्राइड की बात करें तो MgH2 बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2 और हाइड्रोजन की 1 है। तो 2 वैलेंसी को कंपनसेट करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा MgH2। तो फिर से हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक R2O, Li2O, Na2O सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह R2O3 थर्ड ग्रुप की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, B2O3, इस तरह के ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे। अगर हाइड्राइड्स की बात करें तो LiH, ये हमने अभी कर लिए हैं। ठीक है, MgH2 बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, RH3 यानी अमोनिया NH3 बनेगा, CH4 बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंडलीफ ने इस तरह ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बारे में इसकी क्लासिफिकेशन देके एक बहुत ही बड़ी अप्रोच यहाँ से दी थी, जिसके काफी बेनिफिट्स थे, और इन्हीं के हिसाब से फिर आगे जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक बेस बना और उसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आज भी हम यूज करते हैं।
अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी, काफी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी? पोजीशन ऑफ आइसोटोप। ठीक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो इसके अंदर देखिए जो हाइड्रोजन है इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं हो पाई। वो कैसे नहीं हो पाई कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी लिथियम से भी मिल रही है अगर हम वैलेंसी के बेस पे देखें, और हाइड्रोजन जो है इसकी प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर ग्रुप नंबर 7 से भी मिलती है। फ्लोरीन क्लोरीन जो भी हमारा 7 ग्रुप था यहाँ से भी इसकी प्रॉपर्टी मिल रही थी। तो इस चीज को जो मैंडलीफ है वो जस्टिफाई नहीं कर पाई। ठीक है, फर्स्ट लिमिटेशन उनकी वही थी। दूसरा देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास बट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी एटॉमिक मास कैसा होता है? डिफरेंट होता है। अगर आप हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करो तो लाइक 1H1, 1H2, 1H3 यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो यानी इस हिसाब से जब पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के बेस पे बांटा जा रहा है, एटॉमिक मास के बेस पे उसकी को क्लासिफाई किया जा रहा है, तो हाइड्रोजन को 3 पोजीशन मिलनी चाहिए थी। ठीक है, एक पोजीशन किसको मिलती? आप प्रोटियम को देते, एक पोजीशन जो है ड्यूटेरियम को और थर्ड पोजीशन ट्रीटियम को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, तो ये उसकी क्या थी? लिमिटेशन थी। दूसरा एनामलस पेयर ऑफ एलिमेंट, तो हमने देखा था लास्ट में जो है 3 एलिमेंट्स को इकट्ठा रख दिया गया, कोबाल्ट, निकल और आयरन। तो ये इकट्ठा रखना वो भी जो है उसके फेवर में नहीं था। इस चीज को मैंडलीफ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 7 से जो है सिमिलर थी, लेकिन मैंडलीफ ने हाइड्रोजन को कहाँ रखा? फर्स्ट ग्रुप में रखा, बट विदाउट एनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट फोर्थ इज ग्रुपिंग ऑफ केमिकल डिसिमिलर एलिमेंट्स। केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि नोबल मेटल्स लाइक कॉपर और गोल्ड, अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखो तो ये देखिए ये है आपका गोल्ड, ओके, और ये क्या है? सिल्वर है। इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम इनसे। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये रिएक्टिव मेटल हैं, लेकिन अगर हम बात करें कॉपर की, ये बिल्कुल डिफरेंट मेटल है इनसे। कॉपर और सिल्वर और गोल्ड ये बिल्कुल ही अनरिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इनको भी ग्रुप 1 में रखना ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव था। सेकंड, मैग्नीज इज केमिकली डिफरेंट फ्रॉम हैलोजन्स बट ऑल आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज की जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज की प्रॉपर्टी वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम क्लोरीन और फ्लोरीन से, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको सेम 7th ग्रुप में रखा, ये भी एक लिमिटेशन रही। उसके साथ साथ हमने किया था कि एटॉमिक मास जो है जिसका कम था वो बाद में रखी गई, जिसका ज्यादा था वो पहले जो है मेटल रख दी गई। तो ये कुछ लिमिटेशन मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल की रही। अब इन लिमिटेशन से निकलने के लिए आगे फर्दर फिर क्लासिफिकेशन की गई एलिमेंट्स की, और जब उनकी क्लासिफिकेशन की गई तो काफी एलिमेंट्स जो है वो नोन थे, डिस्कवर हो चुके थे, और वो जो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको हम आज भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो इन 1913 मोजली शोड और प्रूव्ड दैट एटॉमिक नंबर, बिल्कुल ध्यान दीजिए, एटॉमिक नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ एलिमेंट। अब तक जो है किसी ने भी एटॉमिक नंबर के बारे में बात नहीं की। जो भी साइंटिस्ट बात कर रहा था वो अपनी पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास का बेस दे रहा था, लेकिन 1913 में मोजली ने कहा कि एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करने के लिए। उसके बाद नील्स बोर ने जो है, किसने? नील्स बोर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो है डिजाइन किया उसके एटॉमिक नंबर को यूज करते हुए। ओके, यानी अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो उसका जो बेस होगा, उसके जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके अकॉर्डिंग होंगी? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। सो द मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो काफी प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं किसी भी एलिमेंट की। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आप 9th में कर चुके हो कि जो भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, सो एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ये अभी हम करेंगे, उस पहले हम सिंपल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है
इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या होंगे, न्यूक्लियस में होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्लस। और जो ये शेल्स हैं इनके अंदर क्या रिवॉल्व करते हैं, इनके अंदर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे एक एलिमेंट के अंदर, वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय Z। और कोई भी दो एलिमेंट होंगे उनका कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम नहीं हो सकते। नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी डिफरेंट। ओके, सो लाइक फॉर हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलेंसी की। अब देखिए हमने अभी ऊपर किया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं वैलेंसी की। तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या है, दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है, वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। या आप और मॉडर्न डेफिनेशन अगर इसकी देखो तो ये होगी कि एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है, वो सारी चीजें जो हैं वो किसके अंडर आएंगी, वैलेंसी के अंडर आएंगी। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड वैलेंस शेल। लास्ट जो शेल होगी उसको क्या बोलेंगे हम, वैलेंस शेल। और वैलेंसी क्या होगी, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। क्या होगी उसकी, वैलेंसी होगी। अब ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसको हमें समझने की जरूरत है बच्चों। ये कंप्लीट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हम आज भी यूज करते हैं, और अराउंड 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर्ड हैं। तो इसको अरेंज कैसे किया गया, इसमें कैसे क्लासिफाई किया गया, वो सब कुछ आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर ये पीरियोडिक टेबल आपने समझ ली तो आप काफी क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हो। आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आने हैं, सो एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो इसमें देखिए जो पीरियोडिक टेबल है उसको 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम पहले पढ़ेंगे। तो 18 ग्रुप्स हैं, लाइक 1 2, या आप जितने भी ऊपर नंबरिंग देख रहे हो ये क्या है, ग्रुप्स हैं। यानी टॉप टू बॉटम क्या होंगे, टॉप टू बॉटम क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे। ओके, और लेफ्ट टू राइट ऐसे जो जा रहे हैं वो कितने हैं, आप देखिए ये नंबरिंग दी हुई है 4 5 6 7 तक जो है क्या है, वो क्या है हमारे, वो होंगे हमारे पीरियड्स। ओके, अब इसमें देखिए फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पर हमने अभी पीछे मैंडलिक पीरियोडिक टेबल जब पढ़ी उसमें हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन है उसकी बड़ी प्रॉब्लम रही। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ये जो टेबल है ये एटॉमिक नंबर के बेस पे है। तो सबसे पहले यहाँ आइसोटोप की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, क्योंकि आइसोटोप जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पर यानी हाइड्रोजन को केवल एक ही पोजीशन मिलनी है तो वो एक ही पोजीशन यहाँ पर दी गई। ओके, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा केस है जो नॉन मेटल होते हुए भी रखा किसमें गया, यहाँ मेटल्स में रखा गया। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि मेटल्स को जो है लेफ्ट हैंड की तरफ रखा गया है, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ ये जितनी भी हैं ये सारी क्या हैं, मेटल्स हैं। और राइट हैंड की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं ये क्या हो जाती हैं, नॉन मेटल्स जो है वो आ जाती हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी मेटल से भी मिल रही थी और वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो अगर हम बात करें लाइक बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ठीक है। तो ये जो जिगजैग लाइन बन रही है यहाँ से, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जिगजैग लाइन जो बनी ये जो है ये जो कैटेगरी है ये है सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स की। और यहाँ पर मेन पॉइंट ही यही है कि जो ये मेटलॉइड्स हैं या सेमी मेटल्स हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग करती हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रही हैं। यानी सेमी मेटल्स के लेफ्ट में जो होंगी वो सारी क्या होंगी, मेटल्स होंगी, और इसके राइट में क्या है, सारी नॉन मेटल्स हैं। अब इसमें देखिए इसके अंदर जो नोबल ग्रुप है यानी नोबल जो मेटल्स हैं उनको बिल्कुल सेपरेट ग्रुप में रखा गया है 18th ग्रुप में, ठीक है। 18th ग्रुप में जो ये हैं इनके लिए सेपरेट बिल्कुल ग्रुप रखा गया है। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो इसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इसके अंदर जो ये हैं 2 ग्रुप, इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं इधर वालों को पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बीच वाले जो हैं इनको बोलेंगे हम
डी ब्लॉक एलिमेंट्स और जो नीचे हैं इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जो सीरीज है ये है हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पर 56 के बाद एक्चुअली ये पोजीशन जो है वो यहाँ रखी गई ताकि पूरी की पूरी जो टेबल है वो डिस्टर्ब ना हो, और 88 की जो एक्टिनाइट सीरीज है वो यहाँ रखी गई है। ठीक है, लेकिन 10th में हम इन चीजों को ज्यादा डीप में स्टडी नहीं करेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखिए फर्स्ट जो ग्रुप है उसको हमने नाम दिया अल्कली मेटल्स का, क्योंकि जो भी ये फर्स्ट ग्रुप वाली मेटल हैं ये मेनली अल्कली फॉर्म करती हैं, यानी इनसे जो बेस फॉर्म होते हैं वो मोस्टली सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, अल्कली मेटल्स। दूसरा जो ग्रुप है इसका नाम रखा गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये मेटल्स अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाई जाती हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, बाकी अगर हम देखें तो 14 ग्रुप को क्या नाम दिया गया, कार्बन ग्रुप दिया गया, 13 को बोरोन ग्रुप, 15 को नाम दिया गया निक्टोजन्स। ठीक है, ग्रुप 15 निक्टोजन्स, 16 चैल्कोजन्स, और 17 ग्रुप क्या है हमारा, हेलोजन्स है, और लास्ट ग्रुप हमारा नोबल गैसेस का ग्रुप रहेगा। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल है। अब इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर हमारा, अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की, तो इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। सेकंड ग्रुप जो होगा उसके अंदर जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। इसी तरह सारे के सारे जो ग्रुप बांटे गए हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। अब जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम क्यों होंगी, क्या बेसिक इसके अंदर फिनोमिना होगा जिसके कारण जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम हैं। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो भी एलिमेंट हैं अगर उनके लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, या आप ऐसे कह सकते हो कि एक ग्रुप की वैलेंसी जो होगी वो हमेशा सेम रहेगी और जो दूसरा ग्रुप है उसकी वैलेंसी हमेशा सेम रहेगी सारे एलिमेंट्स की। तो इस तरह से हम एक एक इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और उनको स्टडी भी करेंगे। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनको आपसे छुपा दिया है ताकि वो आपको याद करते हुए डराए ना। ठीक, ओके। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्स्ट ग्रुप क्या है हमारा। इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या रहेगी, हेलिना की रब से फ्रेंडशिप। ओके, हेलिना की रब से फ्रेंडशिप। दूसरा है भीम जी का सर बड़ा, भीम जी का सर बड़ा। तो यहाँ से आप लर्न कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हो। 17 ग्रुप क्या रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नॉर्मली याद कर सकते हो। 18 ग्रुप नोबल गैसेस का क्या रहेगा, हीलियम ने और क्रिप्टॉन ने 0 रन बनाए। तो इनकी वैलेंसी 0 होती है ना, तो हीलियम ने और क्रिप्टॉन ने कितने रन बनाए, 0 रन बनाए। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। इसके अलावा 20 तक आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कंप्लीट लर्न होने चाहिए। ठीक है। सो अब देखिए इसके अंदर हम अब पढ़ेंगे कि किस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि अब हम इसमें ये करने वाले हैं कि आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पर उसका नंबर जो है, उसका ग्रुप नंबर क्या है, या उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर उसका पीरियड जो है वो बता सकते हो। और ये आपके पेपर में पूछा भी जाता है कि आप किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर दे दिया गया है तो आप उसका पीरियड और ग्रुप नंबर कैसे बताओगे, ये आपको यहाँ से निकालना सीखना है। और ये बहुत ही ईजी है। अगर हम पीरियड की बात करें, पीरियड में हमने एग्जाम्पल लिया है, हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइक लिथियम एंड फ्लोरीन। ठीक है, लिथियम ये है एंड फ्लोरीन जो आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हमें अगर पोजीशन ना पता हो तो हम इसको कैसे बताएंगे, तो देखिए पीरियड कैसे बताएंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए 2 और 1। तो इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 2 हैं। एक फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ शेल्स कितनी हो गई, 3। तो सॉरी नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड जो होगा वो भी क्या होगा, 2 होगा। तो यानी लिथियम किस में लाई करेगा, सेकंड पीरियड में लाई करेगा। ओके, अब ग्रुप की बात करें, अगर लिथियम के ग्रुप की बात करें कि ग्रुप कौन सा होगा, तो इसके लिए आप लास्ट में इलेक्ट्रॉन देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो 1 इसका क्या रहेगा, ग्रुप, यानी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 1 है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में लाई करेगा। ठीक, अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में एक ही क्या है, शेल है, और लास्ट में इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो एक ही शेल है तो फर्स्ट इसमें क्या होगा, पीरियड होगा, और लेकिन इसका
जो डुप्लेट है वो कंप्लीट है, तो इसका ग्रुप क्या होगा, ग्रुप इसका 18 रहेगा, नोबल गैसेस वाला ग्रुप। ओके, फ्लोरीन में 9 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 2 7 में अब देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 2 हैं, तो इसका जो पीरियड है वो क्या रहेगा, सेकंड पीरियड होगा। और ग्रुप जो होगा वो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 7, तो 7 में आप 10 ऐड कर दीजिए, 10 ऐड कर दीजिए। 10 क्यों ऐड करेंगे, आप देखिए बीच के जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी इन दोनों के बीच में डाले गए हैं, एस और पी के बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स डाले गए हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स डाले गए हैं, जिसके कारण हमें 10 ऐड करके ग्रुप निकालना होता है। ओके, तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो 10 + 7 कितने हो गए, 17, यानी फ्लोरीन किस ग्रुप में लाई करेगा, 17 ग्रुप में लाई करेगा। अगर हम सोडियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, बांटिए 281। आप जो है इसमें देखिए इसके अंदर शेल्स कितनी है, नंबर ऑफ शेल्स, देयर आर टोटल नंबर 3 शेल्स, 281। तो पीरियड कौन सा हो गया, थर्ड पीरियड हो गया। ठीक है, ये रहा सोडियम। और इसका अगर हम ग्रुप देखेंगे तो लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, तो फर्स्ट ही क्या होगा, ग्रुप होगा। तो फर्स्ट और सेकंड अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट सेकंड ग्रुप होगा। लेकिन जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हों या 4 हों, 5 हों, 6 हों, 7 हों या लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो आप 10 प्लस करके आप ग्रुप नंबर बता सकते हो। जैसे अगर हम क्लोरीन की फिर से एग्जांपल लें, क्लोरीन की बात करें तो देखिए 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें क्या होगा, 3 शेल हैं, तो थर्ड पीरियड में जो है ये लाई करेगा, और ग्रुप में क्या होगा, 7 प्लस क्या करोगे इसमें 10 कर दोगे तो 17 ये ग्रुप हो जाएगा। ओके, तो ये है क्लोरीन 17 ग्रुप। तो इस तरह से हम ग्रुप और पीरियड जो है वो निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। तो ये हैं, आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम ऑलरेडी कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, तो आप इनको अगर पढ़ना चाहो तो एक बार कंप्लीट इनको रीड कर लेना। ओके, इंक्रीजिंग, इसमें मेन पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स हैं। ओके, पीरियड्स कितने हैं, 1 to 7। फर्स्ट पीरियड कैसा होगा, शॉर्टेस्ट होगा। बाकी सेकंड एंड थर्ड क्या होंगे, शॉर्ट होंगे। उनके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। बाकी फोर्थ एंड फिफ्थ जो है लॉन्ग पीरियड कहलाएंगे, उनके अंदर 18 एलिमेंट हैं। सिक्स पीरियड हमारा क्या होगा, वेरी लॉन्ग पीरियड होगा, 32 एलिमेंट्स का। और सेवंथ कैसा होगा, लॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि वो लेकिन साथ साथ इनकम्प्लीट भी होगा। वर्टिकल कॉलम क्या कहलाएंगे, ग्रुप्स, और 18 जो है क्या होंगे, टोटल ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन क्या होंगी, अल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि अल्कलीज फॉर्म करती हैं। 18 किसका होगा, नोबल गैसेस का, क्योंकि ये इनकी वैलेंसी कितनी है, 0 है। इनका ऑक्टेट लास्ट जो शेल है वो कंप्लीट होता है, सो इसीलिए ये नोबल गैसेस हैं। अब देखिए नेक्स्ट इज ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी हमें ट्रेंड्स करने हैं कि टॉप टू बॉटम कैसे ऑर्डर चेंज होता है, लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में कैसे ऑर्डर चेंज होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल की, तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले ये आपको पता ही है, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, इस तरह से क्या होती हैं, शेल्स होती हैं। अक्रॉस ए पीरियड कैसे चेंज होगा ट्रेंड। अगर हम एक पीरियड की बात करें पहले, तो देखिए ये क्या है, हमारा एक पीरियड है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये एक पीरियड है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बीच के जो हमने डी ब्लॉक निकाल के और इस तरह से हमने एक अरेंजमेंट ले ली है। ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये क्या है, हमारा पीरियड है। इसके अंदर अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर 4 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। इसमें अगर आप देखोगे तो 2 and 3, बोरॉन में 2 and 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, इसके अंदर होंगे 5, 2 5, ये 2 6, ओके, ये क्या होगा 2 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करेंगे। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और वैलेंस शेल क्या होंगी, वैलेंस शेल रहेंगी कांस्टेंट। जैसे ये हम बात कर रहे हैं तो देखिए लिथियम 2 शेल, बेरिलियम 2 शेल, बोरोन 2 शेल, कार्बन 2 शेल, नाइट्रोजन 2 शेल, तो इनकी शेल कांस्टेंट रहेंगी। अब अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अब ये हमारा ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, हम ये 4 एग्जाम्पल लेके करेंगे हर जगह पे। ये हमारा क्या है, ग्रुप है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम में एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा ग्रुप भी क्या रहेगा, फर्स्ट ग्रुप रहेगा, ये हम कर चुके हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सब में कांस्टेंट रहेंगे, तभी
कांस्टेंट रहते हैं, तभी इन सबको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, वैलेंस शेल इंक्रीज करती है। यहाँ एक ही शेल है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इस तरह से वैलेंस शेल क्या कर रही हैं, इंक्रीज। नेक्स्ट हम ट्रेंड देखें, वैलेंसी। अब आपको पता है वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो वैलेंसी अगर हम पीरियड में देखें तो ये है। तो इसमें देखिए, जब हम वैलेंसी के लिए फर्स्ट ग्रुप से ग्रुप 14 तक जाते हैं तो वैलेंसी जो है वो इंक्रीज करती है, उसके बाद वैलेंसी डिक्रीज करती है। ओके, कैसे? इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, भाई बोरोन है ना, आप करके देखो 2, 3, तो वैलेंसी कितनी है 3, इसकी 2, 4, वैलेंसी होगी 4। अब 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन को कितने चाहिए, नाइट्रोजन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 5, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, केवल 3 चाहिए। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, यानी ये 3 से ही तो कंबाइन करेगा, तो वैलेंसी कितनी हो गई 3, तो यानी क्या कर गई, यहाँ से डिक्रीज कर गई। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2, इसकी 1 और इसकी वैलेंसी क्या है 0। ओके, सो यहाँ से आप जो है देख सकते हो ट्रेंड। तो ट्रेंड जो है 4 तक पहले इंक्रीज करेगा अप टू 14, ग्रुप 14 एंड देन डिक्रीज। अगर हम डाउन द ग्रुप देखें तो वैलेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट। हाइड्रोजन की 1 होगी, लिथियम 1, सोडियम 1, पोटेशियम 1, ये चीजें हम कई बार कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ एटम की। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम समझने से पहले इस डायग्राम को जो है हम एक बार समझ लेते हैं। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। क्लियर? अब पहले हम अक्रॉस द पीरियड की बात करते हैं। पीरियड में क्या होगा, अभी देखिए, जैसे जैसे आप पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हो, हम इस पीरियड की बात करेंगे लिथियम बेरिलियम, तो नंबर ऑफ शेल जो है वो कांस्टेंट है, यानी नंबर ऑफ शेल बढ़ नहीं रहे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए, जैसे लिथियम है, लिथियम की अगर आप बात करें तो लिथियम जो है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 3, बेरिलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 4, बोरोन 5, ठीक है, कार्बन में कितने हो गए 6, नाइट्रोजन में कितने हो गए 7, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन लगातार सेंटर में बढ़ रहे हैं, लेकिन जो शेल हैं वो कांस्टेंट हैं। ठीक है, हर बार 2 शेल्स ही जो है कांस्टेंट हैं, बस उनके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लगातार इंक्रीज होती जाती है। पहले अगर हम लिथियम की बात करें तो 3 प्रोटॉन 2 शेल को खींच रहे हैं, ठीक है ना, 3 प्रोटॉन है ना, 3 प्रोटॉन सेंटर में 2 शेल्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगली बार क्या हुआ, 4 प्रोटॉन 2 शेल्स को खींच रहे हैं, अगली बार 5 प्रोटॉन 2 शेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगली बार क्या हुआ, 6 जो है वो 2 को खींच रहे हैं, यानी जो नंबर ऑफ शेल है लास्ट वाली वो सिकुड़ती चली जाएगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी उसका साइज जो है वो छोटा होता चला जाएगा। ओके, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के पास आते चले जाएंगे, जिसके कारण साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, यानी लिथियम का साइज वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी जो यहाँ पर फ्लोरीन होगा उसका साइज जो है वो सबसे स्मॉल रहेगा कंपैरिजन टू कार्बन और बोरोन। इनसे पहले वालों के कंपैरेटिवली इसका साइज जो है वो कैसा रहेगा, स्मॉल होगा। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ शेल्स लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। हम देखिए हाइड्रोजन में 1 एक सिंगल शेल होगी, लिथियम में 2 हो गई, सोडियम में 3 शेल्स हो गई, पोटेशियम में 4 शेल्स हो गई। तो हर बार एक नंबर जो है शेल का इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो साइज कैसा हो रहा है, बड़ा साइज हो रहा है, क्योंकि अगर सेंटर में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे इतना फोर्स नहीं लग पाता कि वो पूरे के पूरे जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच सके। सो द साइज ऑफ एटम दैट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, नेक्स्ट ट्रेंड हम देख लेते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का क्या मतलब, ये हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर में भी कर चुके हैं। मेटेलिक कैरेक्टर यानी जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करने की जिनकी ज्यादा टेंडेंसी है उनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज कब करेंगे, जब
वो न्यूक्लियस से कैसे होंगे, दूर होंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है, बट समझाने के लिए जो है हम आपको बता देते हैं कि क्लासरूम है आपका, ठीक है। अगर क्लासरूम में काफी बच्चे बैठे हैं और क्लासरूम का साइज जो है वो बहुत बड़ा है, साइज कैसा है, बहुत बड़ा, और उसमें जो है आपके डोर भी एक आगे है और एक पीछे है, तो होता क्या है कि अगर आप टीचर को न्यूक्लियस मानो, टीचर क्या है, न्यूक्लियस, टीचर के जो पास में, मान लीजिए ये जो है यहाँ पे टीचर है, इसके पास में जो बच्चे बैठे हुए हैं, यानी फर्स्ट बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं, उनके ऊपर टीचर का जो फोकस होगा वो ज्यादा होगा, जबकि सेकंड वालों पे फर्स्ट के कंपैरिजन में कम होगा, और थर्ड वालों पे और भी कम होगा। और क्लासरूम में काफी सारी लाइंस होती हैं, तो लास्ट जो होगा उन बच्चों के ऊपर जो फोकस होगा वो बहुत ही कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट के बच्चे बैठे हैं वो अपने आप को एकदम फ्रीली फील करते हैं, ओके, रिलैक्स फील करते हैं एज कंपेयर टू उन स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए हैं। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ ये भी हो सकता है कि जब टीचर बोर्ड पे लिखे तो ये बच्चे जो है इतने फ्रीली फील करेंगे कि ये जो है पीछे वाले गेट से बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये निकल सकते हैं, फ्री फील कर रहे हैं, तो यानी इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो ज्यादा है, ओके, इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो कैसा है, ज्यादा है। तो अब इसको यहाँ पे हम कोरिलेट करके देखते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप की, ठीक है। तो ग्रुप में हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज, यानी जो हाइड्रोजन में है ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है ये शेल। अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम में देखिए फोर्थ नंबर पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने आप को कैसा फील कर रहा है, फ्री फील कर रहा है, जिसके कारण ये बहुत ही लूजली बाउंड होगा और ये इजीली यहाँ से निकल सकता है। इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है निकलने के लिए, तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। अब अगर हम पीरियड की बात करें तो हमने क्या देखा था, पीरियड में साइज जो है क्या करता है, डिक्रीज करता है। अभी हमने पीछे पढ़ा, साइज डिक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बराबर हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण साइज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर साइज छोटा हो रहा है तो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लास्ट का इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान नहीं है, ओके। इवन नंबर जो वैलेंसी है वो भी यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है पहले, और उसके बाद क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो उनकी लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन के, जबकि वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, कौन सा एटम कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो वही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई है का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज जो है वो इजीली नहीं करेगा। तो इसमें वही हो गया, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो हाई होती चली जाएगी। अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो साइज जो है वो एटम का क्या होगा, इंक्रीज करेगा, लेस अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन्स, सो इजी टू टेक इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन इजीली जो है रिमूव हो सकते हैं, इजीली भाग सकते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई हो जाएगी। लेकिन अगर हम पीरियड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है, साइज जो है वो लगातार डिक्रीज करता है। ये प्रॉपर्टी मेनली साइज के ऊपर डिपेंड करती है, तो लगातार साइज डिक्रीज करता है, अट्रैक्शन ज्यादा है, उसको पकड़ के रखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। जैसे अगर आप सोडियम की बात करो तो इसके अंदर केवल 3 जो है शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं, तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो है इतना फ्री फील नहीं करता जितना कि रुबीडियम का करेगा, ओके। रुबीडियम में कितनी सारी शेल्स हो गई, 1 2 3 4 5 में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये जल्दी निकलेगा, तो यानी इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम। तो ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि साइज जो है वो डिक्रीज करता है। नेक्स्ट हम बात करें नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पीरियड में बात करें तो एसिडिक नेचर जो है वो ऑक्साइड्स का इंक्रीज करता है। मेटल नॉन मेटल चैप्टर में हमने किया था, एसिडिक नेचर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण नेचर ऑक्साइड्स का एसिडिक हो जाता है। अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो एसिडिक नेचर वो कैसा करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नीचे नीचे बढ़ती है, लास्ट के इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल सकते हैं,
जिसके कारण नेचर जो है वो बेसिक होता चला जाएगा, जबकि एसिडिक नेचर वो कम होगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं पीरियड का। देखिए सोडियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, बेसिक इन नेचर, क्योंकि ये जो है कैसी हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। फिर अगर हम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की बात करें तो इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। ये आप 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो ये कैसे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, यानी एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी। अब अगर हम फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात करें तो ये ऑक्साइड्स कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। तो इस तरह से अगर आप लेफ्ट टू राइट बात करोगे तो बेसिक टू एसिडिक ऑर्डर जो है वो होता है, और अगर आप टॉप टू बॉटम बात करोगे तो एसिडिक ऊपर वाले कैसे रहेंगे, एसिडिक होंगे, ठीक है। और कंपैरेटिवली जो है नीचे वालों के नीचे जो है बेसिक कैरेक्टर वो बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट ट्रेंड हम बात करें केमिकल रिएक्टिविटी की, तो केमिकल रिएक्टिविटी फिर से साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो केमिकल रिएक्टिविटी जो है अगर हम पीरियड में बात करें तो पहले केमिकल रिएक्टिविटी क्या करेगी, पहले डिक्रीज करेगी, उसके बाद फिर इंक्रीज करेगी। कैसे, पहले देखिए इसके अंदर जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद इसके अंदर कितने हैं, 3, ठीक है, उसके बाद इसके क्या है, 4 है। तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या करिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज हो सकते हैं तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसको केवल क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन देना है तो ये बहुत जल्दी देने की कोशिश करेगा। बेरिलियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा लेट होगा, उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए निकालने के लिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है अगर आप पीरियड में बात करते हो। इसी तरह कार्बन की केमिकल रिएक्टिविटी और भी कम हो जाएगी। लेकिन जब नाइट्रोजन की बात करेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3, यानी अब इसको कितने लेने हैं, 3, तो इसकी केमिकल रिएक्टिविटी कंपैरिजन टू कार्बन इंक्रीज कर गई। नाइट्रोजन के बाद अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक, ये रिएक्शन ही नहीं करेंगे। ओके, तो केमिकल रिएक्टिविटी पीरियड में पहले डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करती है। अगर डाउन द ग्रुप बात करेंगे तो वही जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि ये निकालने के लिए फेमस हैं, ठीक है, ये मेटल्स जो है क्या है, निकालने के लिए फेमस हैं, तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी ही इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो ऊपर से नीचे जब आएंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, लेकिन नॉन मेटल्स के केस में ट्रेंड यही रहेगा कि जो है मूव डाउन इन अ ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फॉर मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। लेकिन अगर पीरियड में बात करेंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी पहले इंक्रीज करेगी, देन डिक्रीज, देन इंक्रीज। ये था कंप्लीट चैप्टर आपका। होप आपको काफी क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर बच्चों कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को आपको दोबारा समझा देंगे, और इसके अब नेक्स्ट वीडियो में इसके हम MCQs करेंगे। और अगर आपको चीजें क्लियर हुई हैं, कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।